हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई जारी रखिए। जो है धीरे धीरे करके हम इसी तरह पूरी लूसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। ओके। क्योंकि 2022 में चुनाव हैं, तो निश्चित तौर पे जो है जो वैकेंसीज़ हैं, मेन लिस्ट में जो लेखपाल की 8,000 वैकेंसी है, और भी जो कई वैकेंसी आनी है यूपी से, तो वो ज़रूर ही देखिए 2-3 महीने में आ जाएंगी। तो इसके लिए जो है हमको पहले से तैयार रहना है। अभी हम पढ़ा रहे हैं, इसका फिर हम रिवीजन भी करवाएंगे एक बार और, ताकि जो चीज़ें और जो पॉइंट्स छूटे जा रहे हैं वो कवर हो जाएं। पहले हम इसको पूरा जीएस कवर कर लेंगे लूसेंट के थ्रू, और फिर इसको हम एक बार और क्वेश्चन, इसके जितने क्वेश्चन हैं एक बार हम इसके क्वेश्चन को और रिवाइज कराएंगे। ओके। तो आप लोग भी जो है पढ़ते रहिए, जो है बुक से, और क्वेश्चन लगाते रहिए। तो आज हम मेनली 4 टॉपिक देखेंगे: पर्वत, पठार, मैदान और वन। ठीक है। और फिर हम कल इन्हीं के क्वेश्चन करेंगे। ओके। तो देखते हैं हम। पहले हम देखते हैं कि जो पर्वत हैं, तो पर्वत की उत्पत्ति के बारे में मेनली 3 थ्योरी दी गई हैं। ठीक है। 3 थ्योरी को जो है ज़्यादा मान्यता है। ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहली जो थ्योरी दी गई थी, वो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। क्या है? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया? तो कोबर। ठीक, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इसको हम देख लेते हैं। ठीक, कोबर ने क्या बताया कि अभी जहां पर हिमालय है वहां पर क्या था? टेथिस सागर भूसन्नत था। टेथिस भूसन्नत के दक्षिण में गोंडवाना लैंड। ठीक है। जैसे हमारा ये अभी जहां पर ये हिमालय है, ठीक है, मान लेते हैं ये हिमालय है, तो इसका ये जो एरिया था इसको क्या बोला गया? गोंडवाना लैंड बोला गया। गोंडवाना लैंड। ठीक है। और इसके इस तरफ वाले, उत्तर वाले चाइना वाले पार्ट को, जिधर चाइना है अभी, तो उसको क्या बोला गया? उसको अंगारा लैंड बोला गया। ठीक है। जहां पर अभी हिमालय है, तो जो है भूतकाल में वहां पर एक टेथी सागर था, और उसके उत्तर में जो है अंगारा लैंड था। और अभी जब हमारा इंडिया है, तो वहां पर क्या था? गोंडवाना लैंड था। ठीक है। कोबर के अनुसार दोनों भूखंडों में नदियां बहती थी। कोबर के अनुसार गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड में बहने वाली नदियों ने लंबे समय तक टेथिस सागर में अवसादों का निक्षेपण किया। यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से ये जो सागर था यहाँ पर जहाँ पे हिमालय, यहाँ पे क्या था? एक टेथिस सागर था। यहाँ पे क्या था? टेथिस सागर। ठीक है। तो यहाँ से मिट्टी कट कट के इसमें बहती रही, इसमें जाती रही मिट्टी कट कट के, निक्षेपण किया, जिससे टेथिस भूसन्नत में मलबा जमा होने लगा। अतः लंबे समय तक मलबा जमा होने के कारण नीचे का मलबा अत्यधिक दबाव के कारण चट्टान का रूप धारण कर लिया। जैसे जैसे मलबा बढ़ते गया, अत्यधिक दाब के कारण टेथिस भूसन्नति और नीचे की ओर अवतलित होने लगा, तथा टेथिस भूसन्नति का आयतन बढ़ गया, तथा अधिक अवसादों को भरने का जगह मिल गया। ठीक है। यहाँ पर ये मलबा यहाँ भरता रहा। ठीक है। दबाव बढ़ता रहा यहाँ पे। कोबर के अनुसार एक समय ऐसा आया जब अवतलन होने से टेथिस भूसन्नति में सिकुड़न होने लगा, अर्थात उसकी चौड़ाई घटने लगी, तथा दोनों तरफ से दबाव के कारण अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड उसमें जमा अवसादों में वलन होने लगा, तथा कोबर के अनुसार मोड़ पड़ने की क्रिया अधिक दोनों किनारों पर ही हुई, तथा बीच का भाग समतल रूप में ही ऊपर की ओर उठ गया, जिस जिस तहत हिमालय, तिब्बत का पठार एवं कुंडुल श्रेणी का निर्माण हो गया। यानी इसमें जो है अवतलन होने लगा जो है, ठीक है, और मोड़ की क्रिया होने लगी, तो इससे क्या हो गया? यहाँ पर एक हिमालय पर्वत के रूप में जो है वलन के कारण जो है हिमालय पर्वत यहाँ पे बन गया। ठीक है। तो हमको ये याद रखना है। ठीक है। आगे देखते हैं और कौन सी दूसरी थ्योरी थी। हमारी जो एक दूसरी थ्योरी थी, ये हमारी महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी, इसको दिया था वेगनर ने। ठीक है। जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने। हमको इनका नाम भी याद रखना है। इन्होंने क्या कहा था? इनके अनुसार सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे। यह भूखंड एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। इस बड़े महाद्वीप को पैंजिया और बड़े महासागर को पैंथलासा नाम दिया गया। ठीक है।
अभी हम जैसे देखेंगे विश्व का मानचित्र, देखेंगे कि सारे अगर हम उनको जोड़ेंगे, देखेंगे कि जो है पूरे जो विश्व का मानचित्र है वो जुड़ा हुआ था, पहले भूखंड जुड़े हुए हमको प्रतीत होंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि जितने भूखंड थे, मान ली पूरा विश्व था यहाँ पे, ये कह रहे हैं जुड़ा हुआ था पहले, ठीक है। अभी जो अलग अलग है, जैसे हमारा जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, ये जो अलग अलग है, तो ये अलग नहीं था, कह रहे एक साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। और इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया था जो जुड़ा हुआ था, इसको बोला गया पैंजिया, इसको पैंजिया बोला गया। और जो जो महासागर था चारों तरफ, इस पैंजिया के चारों तरफ जो महासागर था, उसका नाम क्या दिया गया, पैंथलासा। तो पैंजिया जो जुड़ा हुआ था पूरा भूभाग था विश्व का, उसको पैंजिया, जो उसके चारों तरफ जो महासागर था उसको पैंथलासा नाम दिया गया। 20 करोड़ वर्षों पहले पैंजिया विभाजित होकर लारेसिया और गोंडवाना लैंड नामक दो बड़े भूखंडों में विभक्त हो गया, ठीक है। तो एक गोंडवाना लैंड हो गया यहाँ पे, जो इधर की ओर विभक्त हुआ, जो इधर हमारा है इंडिया, उसको क्या बोला गया, उसको गोंडवाना लैंड बोला गया, गोंडवाना लैंड। और जो इधर वाला टुकड़ा जो विभक्त हुआ, यानी 20 से विभक्त हुआ, ये 20 से यहाँ विभक्त हुआ है, इधर इसको बोला गया गोंडवाना लैंड, और इधर क्या बोल दिया गया, लारेसिया, ठीक। और बाद में खंड विभक्त होकर आज के महाद्वीपों के रूप में परिवर्तित हो गए फिर, और ये और विभक्त होता रहा। तो जो हम आज महाद्वीप हमारे हैं, तो इन्हीं का जो है रूप है, ठीक है। और हम आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो है, पहले ये पैंजिया था पूरा, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए आपका ये गोंडवाना लैंड हो गया इधर, ठीक है। ये गोंडवाना लैंड हमारी तरफ वाला था, इधर इंडिया था, ठीक। तो ये गोंडवाना लैंड हो जाएगा इधर, गोंडवाना लैंड। और ये क्या हो गया, लारेसिया। और भविष्य में जो है फिर और विभक्त होते रहे, ठीक है। आगे देखते हैं फिर, और तीसरे एक वैज्ञानिक थे हैरी हैस, ठीक है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, इन्होंने जो प्लेट विवर्तनिक, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया। हैरी हैस एक वैज्ञानिक थे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया, ठीक है। तो सबसे जो मॉडर्न जो थ्योरी है, यही हैरी हैस की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, और इसी को जो है मान्यता दी जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर की गहराई में जोन पर पूरी पृथ्वी पर दृढ़ भूखंड पाया जाता है। इन्होंने दृढ़ भूखंड जो था उसको 7 विभागों में इन्होंने विभाजित किया, और उन्होंने 7 प्लेट इन्होंने कहा। भारतीय प्लेट जो हमारी तरफ है, एक यूरेशियन प्लेट हो गई यूरोप की तरफ, अफ्रीकन प्लेट हो गई अफ्रीका की तरफ, उत्तरी अमेरिकन प्लेट हो गई, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट हो गई दक्षिणी अमेरिका की तरफ, एक प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई, प्रशांत महासागर के जो अगल बगल है, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया वगैरह, एक अंटार्कटिक प्लेट हो गई, ठीक है। ऊपर की तरफ जो है हमारा उत्तरी ध्रुव की तरफ अंटार्कटिक प्लेट हो गई। फिर उन्होंने क्या बताया, ये प्लेटें गतिशील हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब भारतीय प्लेट उत्तर की ओर प्रभावित होते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराई, ठीक है। यूरेशियन प्लेट हमारी ये ऊपर थी, ठीक है। नीचे हमारी कौन सी प्लेटें थी, हमारी भारतीय प्लेटें थी। प्रभावित होते यूरेशियन प्लेट से टकराई, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों प्लेटों के बीच में स्थित टेथिस सागर यहाँ पर था, इनको बीच में भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में टेथिस सागर था। और सादी मलबे में वलन यानी मोड़ पड़ने तथा इसके परिणाम स्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ। यानी हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या जो है हैरी हैस ने इस तरह से किया है, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया था, जो सबसे पहले हमने बताया था, कोबर का भूसंरचना सिद्धांत क्या बता रहा था कि इधर गोंडवाना लैंड था, ठीक है, इधर अंगारा लैंड था, और अवसाद जो है बीच में यहाँ भरता रहा, ठीक है। इसमें वलन पड़ गया, इसके कारण जो है यहाँ पर वलन के कारण जो है अधिक दबाव के कारण जो है हिमालय बन गया। और इन्होंने क्या बताया कि इधर जो है यूरेशियन प्लेटें थी, इधर भारतीय प्लेटें थी। तो भारतीय प्लेट ने यूरेशियन प्लेट को धक्का दिया, तो जो है बीच में जो टेथिस सागर था इसमें वलन पड़ने के कारण जो है हमारा हिमालय पर्वत बन गया, ठीक है। तो हमको ये तीनों थ्योरी
और जो है तीनों जो साइंटिस्ट हैं इनके नाम हमको याद रखने हैं, ठीक है। और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ और भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने थ्योरी दी है, तो उनको हम देख लेते हैं। एक तापी संकुचन, इसको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तापी संकुचन का सिद्धांत हो गया, इधर हमारे वैज्ञानिक हो गए जिन्होंने दिया था। तापी संकुचन का किसने दिया है? जेफ्रीज। और इसके बाद महाद्वीपीय फिसलन, महाद्वीपीय फिसलन, इसको किसने दिया है? डेली ने, डेली नामक वैज्ञानिक। संवहन तरंग, ये भी एक सिद्धांत दिया गया है, इसको किसने दिया था? होम्स ने। फिर रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, ये किसने दिया था? ये जोली ने दिया था, ठीक है। तो टोटल 7 हो गई, 3 पहले वाली ये, तो हम केवल इनमें जो है थोड़ा सिद्धांत और वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे, ओके। और अब हम देखते हैं कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत क्या होता है? ठीक है, जैसे ये चट्टान है, यहाँ पे एक इधर चट्टान है, एक और इधर चट्टान है, और बीच में जो है नीचे का भ्रंश के कारण जो नीचे का भाग धंस जाता है और अगल बगल के भाग क्या होते हैं? ऊंचे हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। और ये जो बीच में धंसा हुआ भाग है, ये जो धंसा हुआ है, ये जो बीच में धंसा हुआ है, यहाँ पर पानी बहता रहता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिफ्ट घाटी, याद रखिएगा। ब्लॉक पर्वत के बीच में क्या होती है? रिफ्ट घाटी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वासजेस पर्वत फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट ये कहाँ पे? जर्मनी में। और हमारा हो जाएगा साल्ट रेंज, साल्ट रेंज कहाँ हो जाएगा? पाकिस्तान में। तो हमके इसके एग्जाम्पल वासजेस पर्वत फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट हमारा जर्मनी में है, साल्ट रेंज पाकिस्तान में है। ये क्या है? ये ब्लॉक पर्वत के हमारे उदाहरण हो गए। और इसके बीच में जो घाटी रहती है इसको क्या बोलते हैं? इसको रिफ्ट घाटी बोलते हैं, ठीक है। और विश्व की जो सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है वो जॉर्डन नदी की घाटी है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखो, हम पर्वत देखते हैं, अवशिष्ट पर्वत, ठीक है। जैसे इसके नाम से पता चलता है कि जो अवशिष्ट पर्वत होते हैं, जो कुछ पर्वत चट्टान रहते हैं तो जो अपरदित होते रहते हैं, जल वर्षा कारण वायु कारण अपरदन के फलस्वरूप जो पर्वत बन जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल जैसे क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे विंध्याचल एवं सतपुड़ा। विंध्याचल तो अपने यहाँ है मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा, ठीक है, विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, ठीक है, राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये हमको याद रखना है कि क्या किसके उदाहरण हैं? विंध्याचल, सतपुड़ा और नीलगिरी, ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? हमारे अवशिष्ट पर्वत के, ठीक। हम नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट हमारा संचित पर्वत यानी इकुमुलेटेड, यानी हवा द्वारा जो है एक जगह पे उड़ा के जो है एक जगह पर भूपटल की मिट्टी, बालू, कंकड़ आदि जमने से जो है पर्वत बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? संचित पर्वत, ठीक है। जैसे रेगिस्तान में जो बालू की स्तूप वगैरह बन जाते हैं वो क्या बोलते हैं? हम संचित पर्वत बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वलित पर्वत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वलन के कारण जैसे वलन के कारण हमारा हिमालय का निर्माण हुआ है टेथिस सागर में, वलन के कारण जो बने हुए हैं, सागर में वलन के कारण जो बने हैं पर्वत उनको क्या बोलते हैं? वलित पर्वत बोलते हैं।
तो वलित पर्वत का उदाहरण जो है हमारा सबसे पहले हिमालय ही हो जाएगा, हिमालय। ठीक है, और इसी तरह कौन से उदाहरण है, अल्पास, ये हमारा यूरोप में है, अल्पास इटली में। ठीक है, यूराल, ठीक है, ये रूस को जो है एशिया और यूरोप में बांटता है, ये यूराल पर्वत। राकीज, ये उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, एंडीज, ये हमारी दक्षिण अमेरिका। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, इंडीज, ये याद रखिएगा। इंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। और सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है हमारा, हिमालय है। ठीक है, हिमालय में स्थित जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, हमारी एवरेस्ट पर्वत श्रेणी है, एवरेस्ट। ठीक है, 8,848। अगर सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जाएगा तो जब हमारी पर्वत श्रेणी हो जाएगी एवरेस्ट। सबसे लंबा पूछा जाएगा विश्व में तो हो जाएगा हमारा इंडीज। ठीक है, और एवरेस्ट जो है नेपाल में है, तो इसलिए अगर इंडिया का पूछा जाएगा तो हो जाएगा केटू गाडविन आस्टिन, केटू गाडविन आस्टिन। ये कहाँ पे हो जाएगी हमारी, ये हमारी इंडिया की हो जाएगी, केटू गाडविन आस्टिन। अगर इंडिया की सबसे लंबी पर्वत ऊंची पर्वत श्रेणी पूछी जाएगी तो केटू गाडविन आस्टिन हो जाएगी। ये भी उसी का एग्जाम्पल है, वलित पर्वत। देखिए हम वलन देखो पड़ा हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे वलन पड़ा हुआ है, तो ये हमारा वलित पर्वत हो जाएगा। फिर हम अब नेक्स्ट आते हैं पठार में। ठीक है, तो पठार मेनली क्या होते हैं, इनकी ऊंचाई जो है कम होती है। देखो यहाँ पे ये पर्वत तो है नहीं ना, ये मैदान है। पठार देखो ये इनकी ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती है, इनकी लगभग 300 से 500 फीट की ऊंचाई होती है। ठीक है, लेकिन जो सबसे ऊंचा पठार है विश्व का वो कौन सा है, तिब्बत का पठार है, ये हमको याद रखना है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 16,000 फीट है। ठीक है, और नॉर्मल कितनी ऊंचाई होती है इनकी, 300 से 500 फीट ऊंचाई होती है इनकी। ठीक है, ये पर्वत और मैदान के होते हैं पठार। जैसे हमारे यहाँ कई पठार है। ठीक है, मालवा का पठार, ठीक है, दक्षिण का पठार, तो इनको हम सब आगे पढ़ेंगे जब भूगोल पढ़ेंगे। और पठार के जो और कई रूप हैं तो आप उनको जो है बुक से पढ़ लीजिएगा। और आगे हम देखते हैं मैदान। मैदान देखते हैं तो 500 फीट, 100 से 500 फीट की जो ऊंचाई थी उसको पठार बोलते हैं। अगर 500 फीट से जो है नीचे की जो ऊंचाई रहते हैं भूपृष्ठ के समतल भाग को, इसको क्या बोलते हैं, मैदान बोलते हैं। ठीक है, हमारे जो सबसे जो उपजाऊ मैदान है वो हमारा उत्तरी मैदान है, गंगा किनारे वाला जो मैदान है वो सबसे उपजाऊ मैदान है। ठीक है, तो नॉर्मली लोग इसी मैदानी पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है हमारी, सबसे ज़्यादा भूभाग जो है मैदानी है। तो मैदान भी कई तरह के होते हैं, अप्रदनात्मक मैदान, ठीक है, निक्षेपात्मक मैदान। ठीक है, तो इसको हम जो है रेगिस्तानी मैदान हो गया, जहाँ रेगिस्तान में जो पाए जाते हैं मैदान, और जो समुद्र तल के निकट पाए जाते हैं संप्रपाय मैदान। इस तरह करके हम कई डिफिनीसन हैं, तो इनको हम थोड़ा याद रखेंगे। और हम नेक्स्ट देखते हैं आगे, वन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन जो है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमने इसके पहले आपको बताया था, ये जो रेखा रहती है इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश जाती है, 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री जो नीचे खींची जाती है इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण की तरफ, मकर रेखा। और 66.5 डिग्री जो खींची जाती है ऊपर, 66.5, इसको क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त। और 66.5 जो नीचे की तरफ खींची जाती है दक्षिणी अक्षांश में, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ये हमको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर उष्णकटिबंधीय वगैरह में बांटा गया था, ये हमारी विषुवत रेखा हो गई। ठीक है, तो हमारा ये 30 डिग्री
जो इधर से 30 और ये जो 30 डिग्री इधर से और ये इधर से 30, ठीक है, इसके बीच में जो क्षेत्र रहता है इसको बोलते हैं हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं इसको? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक, अब इसके देखो ऊपर इस 66.5 तक आ जाएंगे लगभग, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण। ठीक है, ये जो ऊपर का 66.5 के बाद जो बचेगा उसको क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। ठीक है, तो उसी के आधार पे जो है वनों को भी जो है कैटेगराइज किया गया है, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो वन हमारे देखो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा जो नंबर 1 वन है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, तो इनके क्या है, यहाँ पे जो है सबसे जो पहली इसकी जो खासियत है इसमें क्या है कि 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन से होते हैं? जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, और यहाँ के जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी ऊंचाई कितनी होती है? 45 से 60 मीटर इनकी ऊंचाई होती है। ठीक, ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके? महोगनी, इनके एग्जाम्पल भी हमको याद रखना है। महोगनी हो गया आपका, जैसे नारियल हो गया। ठीक है, बांस हो गया, बांस भी क्या है हमारा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ठीक है, तो कई इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो इसको एग्जाम्पल भी हमको याद रखना है। दूसरा हमारा क्या क्या कौन सा हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन या मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय पतझड़, पतझड़ या सदाबहार वन। वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो गए थे। ठीक है, जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और ये उष्णकटिबंधीय कौन से हैं? सदाबहार वन है। इसमें वर्षा कितनी होती है? वर्षा इसमें 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये मापक है वर्षा का, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इनको हम क्या बोलते हैं? पतझड़ वाले या मानसूनी वन बोलते हैं। ठीक है, इसके जो है एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? बहुत एग्जाम्पल इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, साखू, ठीक है, महुआ। यानी इसमें मौसम आने पे इसमें जो है पतझड़ भी आ जाता है। ठीक है, इसके पत्ते झड़ भी जाते हैं पतझड़ के मौसम में। ये क्या हो जाएंगे? उष्णकटिबंधीय पतझड़। ठीक है, पतझड़, सॉरी यहाँ पे सदाबहार नहीं, यहाँ पे मानसूनी है, इसको मानसूनी कर लीजिए। पतझड़ उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन या जो है मानसूनी वन। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय हमारे घास के मैदान होते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, तो इसमें जो है वर्षा कितनी होती है? 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 50 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें मेनली घासी जो है उगाती है। तो इसमें कुछ और याद नहीं, बस इतना याद रखना है कि इसमें जो वर्षा जो होती है
50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है, इस प्रकार की जो वनस्पति जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है इस तरह की घास। हमारा जो नेक्स्ट है, शुष्क मरुस्थली कांटेदार एक वनस्पति होती है। शुष्क मरुस्थली कांटेदार वनस्पति होती है। ठीक है, ये कैसी होती है? यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? यहाँ 50 सेंटीमीटर से कम होती है वर्षा। ठीक है, इसमें जो है कटीली झाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके? बबूल, खजूर, नागफनी, रीठा, बेर, आंवला। ठीक है, इस तरह जो है ये राजस्थान में, गुजरात में जहाँ पे मरुस्थल है, ये वहाँ पे पाई जाती हैं। छोटे छोटे होते हैं पेड़। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट है और कैटेगराइज किया गया है, कुछ हमारे होते हैं एक डेल्टाई वन होते हैं। तो नदी किनारे जो डेल्टा बन जाता है तो वहीं पे जो वन उगते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम डेल्टाई वन बोलते हैं। ठीक है, इनको ज्वारी वन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें इतना याद रखना, जो डेल्टाई वन होते हैं, जैसे हमारा जो पश्चिम बंगाल ब्रह्मपुत्र नदी और जो गंगा नदी के बीच में जो सबसे बड़ा डेल्टा पाया जाता है, सुंदरवन का डेल्टा है ना। और वहाँ पे कौन सी पेड़ को दिखता होती है? सुंदरी नामक वहाँ पर वृक्ष की अधिकता पाई जाती है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र के बीच का है। जो वहीं पे जो वन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डेल्टाई वन, जो डेल्टा क्षेत्र में होते हैं। जैसे दो नदियाँ रहती हैं, एक नदी इधर से एक नदी इधर से, तो ये जो बीच का क्षेत्र रहता है इसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक, और भारत में इसको क्या बोलते हैं? इसको हम सुंदर वन बोलते हैं भारत में। तो एक हमारे पर्वतीय वन होते हैं जो पर्वत में रहते हैं, पर्वतीय वन। ठीक है, इसमें सदाबहार और पतझड़ वाले वन भी इसमें रहते हैं। पर्वतीय वन में हिमालय में जैसे आपके हो गए ओक, ठीक है, देवदार, नाम आपने सुने होंगे, देवदार हो गए। तो ये जो वन पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? पर्वत में। इनको वो क्या बोलते हैं? पर्वतीय वन। ठीक है, तो आज का जो है ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप जो है पर्वत हो गया आपका, पठार हो गया, मैदान हो गया, वन हो गया, तो चारों टॉपिक आप पढ़ लीजिए जो भी आपके पास बुक हो। और इसके बाद जो क्वेश्चन है तो कल हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई में जो कंटिन्यूटी बनाए रखिए, क्योंकि अब कंपटीशन ज़्यादा है। क्योंकि प्राइवेट जॉब इतनी समय देख रहे हैं कि प्राइवेट जॉब बिल्कुल लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो कोई भी वैकेंसी आएगी तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, इसलिए हमको पहले ही से तैयारी रखना है। ठीक है, अभी हम ये फर्स्ट टाइम ही मतलब इसको पढ़ा रहे हैं, जीएस को, मतलब फर्स्ट टाइम पहली बार इसको पढ़ा रहे हैं। तो इसके एक बार पढ़ने के बाद हम इसको कई बार रिवाइज कराएंगे। ठीक है, जब तक एग्ज़ाम लेखपाल का कोई भर्ती नहीं आती है तब तक हम इसको रिवाइज कराते रहेंगे। और बाकी चीज़ें मैथ, रीजनिंग, हिंदी हो गई, वो चलती रहेगी साइड में। और हम पर डे जो है क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम पढ़ते रहेंगे ताकि हमको बिल्कुल जीएस याद हो जाए। ठीक है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। और ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।